चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो देखो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अभी तक मैं आपको क्या पढ़ाया था, पोजीशन वेक्टर। ठीक ना। और पोजीशन वेक्टर में आपको पढ़ाया गया था क्या कि यदि कोई वेक्टर r इक्वल टू आपके पास गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, तो इस वेक्टर का जो हम लोग लेंथ लिखते हैं, इस वेक्टर का जो हम लोग मैग्नीट्यूड लिखते हैं, वो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी मैग्नीट्यूड को हम लोग वेक्टर का लेंथ भी बोलते थे क्या, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को। इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से लेकर के आए थे। ठीक ना। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से लेकर के कैसे आए थे, तो आपको याद होगा कि जब भी हम लोग किसी पोजीशन वेक्टर का बात किए थे तो आपको कहे थे क्या कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट से, किसी गिवन पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और z, इस पॉइंट को जो मिलाने वाला एक वेक्टर होगा, इसी वेक्टर को हम लोग क्या बोले थे, पोजीशन वेक्टर बोले थे। और अगर इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर r बोलें तो ये ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट कितना लिखते थे, 0 0 0। और इसी वेक्टर r को क्या लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है, उससे हम यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ निकाले थे, जिसे क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड x माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर और z माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना, जेड स्क्वायर। इसके बाद आपको मैं बोला था डायरेक्शन कोसाइन निकालना, कि अगर ये वेक्टर r जो है सो मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, कि अगर वेक्टर r जो है तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, अल्फा, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, गामा। तब जो हम लोग इसमें लिखते थे डायरेक्शन कोसाइन, आपको याद होगा, cos अल्फा इक्वल टू x अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। cos बीटा जो हम लोग लिखते थे y अपॉन कितना, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। और cos गामा जो हम लोग लिखते थे वो कितना लिखते थे, z अपॉन रूट अंडर कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती थी, एक मैग्नीट्यूड जो कि हम लोग इस वाले फॉर्मूला से निकालते थे, और दूसरा इसका डायरेक्शन कि ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हम लोगों ने माना था क्या कि जो एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बना रहा है वो एंगल है कितना, अल्फा, जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है कितना, और जो ये जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है कितना, गामा। तो अल्फा बीटा और गामा मिल जाता था तो इसका डायरेक्शन भी मिल जाता था। इतना बात हम लोग वेक्टर के बारे में जानते थे। जो लोग नहीं जानते थे वो लोग इतना बात बस याद रखेंगे कि किसी भी वेक्टर के पास दो चीज होगा, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होगा और दूसरी क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड अगर कोई वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप दिया हुआ है तो रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करेंगे। और एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहे हैं तो cos अल्फा इक्वल टू एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है तो x बाई मैग्नीट्यूड है ये, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहे तो y अपॉन, और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहे तो z अपॉन। ये सब बातें शुरुआती समय में पढ़ाई गई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमारे पास दो तरह का क्वांटिटी है। हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या चीज आज, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये दो वेक्टर रहेगा, उस वेक्टर का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो आपके पास दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। एक पहला है क्या, स्केलर क्वांटिटी, और एक दूसरा है क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसमें आप मल्टीप्लीकेशन का पेयर बनाइएगा तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन का पेयर बनेगा
वो किस तरह का पेयर बनेगा, इसको जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला हो सकता है कि हमको स्केलर इंटू स्केलर करना पड़े। तो स्केलर इंटू स्केलर का जो मल्टीप्लीकेशन है ये आप पहले जानते हैं। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये सब चीज आप जानते हैं नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम लोग आगे बढ़ करके नहीं चलेंगे, और स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी क्या आता है, स्केलर। दूसरा बात ये हो सकता है क्या कि आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, वेक्टर। कि दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो और दोनों में से कोई एक वेक्टर हो तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे अभी, ठीक ना। और तीसरा कहानी ये हो सकता है क्या कि हम किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टू वेक्टर, ठीक ना, वेक्टर टू वेक्टर। कि वेक्टर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, वेक्टर से। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर टू वेक्टर में दो तरह का मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हम लोग पढ़ते हैं। एक पहला वाला क्या, वेक्टर, और मैथमेटिक्स में ऐसे भी कभी कभी डॉट से हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते हैं। तो इसको क्या पढ़ते हैं, वेक्टर डॉट वेक्टर, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, स्केलर। और मैथमेटिक्स में हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या पढ़ते हैं, वेक्टर क्रॉस वेक्टर। इस दोनों ही मल्टीप्लिकेशन का फिजिक्स में मतलब अलग अलग होता है। इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्केलर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, मुझे इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, हम लोगों को देखना है यहां से कि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। दूसरा बात कि वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर को डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और वेक्टर को वेक्टर से क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। इन सारे चीजों पर हम लोगों को बात करना है, और ये वेक्टर का लास्ट टॉपिक ही है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कहानी कहां से, स्केलर और वेक्टर के प्रोडक्ट से। बात समझ में आ रहा है, हम लोग शुरू करते हैं कहां से, स्केलर और वेक्टर के प्रोडक्ट से। तो हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय एन स्केलर। कि जब किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। बात नहीं करो, बहुत मार मारेंगे क्लास में, ठीक ना। प्यार से बुझाते हैं तो प्यार से बुझिए बात को। क्लास जब ले रहे हो और फ्लो में हो तो बीच में बात करते हैं तो कान में अगर आपका आवाज जाता है तो फिजिक्स भुलाने लगता है, और फिजिक्स का लेवल नीचे जाता है पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर आता है, और जब काइनेटिक एनर्जी दिमाग तक आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है। समझे बात। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हुए हो ना। ग्राउंड पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक 0, पढ़े हुए हो कि नहीं। वही चीज है। तो क्या करना है, पहले हम लोगों को क्या देखना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय एन स्केलर। ठीक है, कि किसी स्केलर से हम लोग अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन चीजों पर हम लोगों को क्या करना है, डिस्कशन करना। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, कि अपने पास एक वेक्टर है, लेट अ वेक्टर, एक वेक्टर है क्या, वेक्टर आर इक्वल टू कितना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड कितना, के कैप। बात समझ में आ रहा है। लेट अ वेक्टर आर इक्वल टू इतना इज मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इज मल्टीप्लाइड बाई एन स्केलर। इसको क्या करते हैं, एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और वो स्केलर है क्या, एम। एम कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 7 10 2000, फ्रैक्शन में हो सकता है, इंटीजर में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि अगर वेक्टर आर इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इस वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड हम लोग पढ़े हैं वो कितना पढ़े हैं, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इस वेक्टर आर का जो डायरेक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं वो क्या पढ़े हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स बाई
रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉस बीटा इक्वल टू जो हम लोग पढ़े हैं y अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस गामा जो हम लोग पढ़े हैं वो कितना पढ़े हैं z अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर। ये वेक्टर r जो गिवन वेक्टर है इसका ये रिजल्ट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि जब इस वेक्टर r को हम m से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस वेक्टर r को क्या करेंगे हम लोग m से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या किए m से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई किए, और मान लो उसके बाद जो एक रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या आया कैपिटल R। बात समझ में आ रहा है? देखिए आप कि कैपिटल R इक्वल टू जो हम लोग लिखेंगे m इंटू वेक्टर R के जगह पर कितना है अपने पास xi प्लस yj और प्लस कितना z के रख देंगे वैल्यू कितना xi कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। आप ध्यान से देखिए कि सबके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वेक्टर r आपको कितना मिलेगा mxi कैप प्लस कितना my j कैप और प्लस कितना mz k कैप। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इसमें ij k से छुटकारा नहीं मिला है, तो किसी भी वेक्टर में अगर ij k लगा हुआ है इसका मतलब वो स्केलर नहीं है, वो क्या है वेक्टर। तो स्केलर से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट क्या मिला वेक्टर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो हम देखना चाहते हैं क्या कि इसके मैग्नीट्यूड पर क्या फर्क पड़ता है, इसके डायरेक्शन पर क्या फर्क पड़ता है मल्टीप्लीकेशन से। आप देखिए कि x के साथ जो भी टर्म मल्टीप्लाइड होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं i कैप के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो x, j कैप के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो क्या, और z k कैप के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो क्या z। तो अगर हम लोग भाई साहब वेक्टर r का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कितना लिखेंगे रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर के जगह पर कितना है mx का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई के जगह पर कितना है और प्लस जेड स्क्वायर इसके जगह पर कितना है mz का होल स्क्वायर। और आप ध्यान देंगे कि इसको रूट अंडर एम स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि इस सारे में एम स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना एम स्क्वायर में से एक m बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और ये टर्म पीछे कहीं देखा हुआ लग रहा है, ये क्या है जो पहले गिवन वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड है। तो इस चीज को देखिए कि हम लोग ये बात लिख सकते हैं क्या कि जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r है ये m टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर स्मॉल r है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या कि जब किसी भी वेक्टर r में हम किसी स्केलर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स हो जाएगा m टाइम्स हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स 2 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स 3 टाइम्स, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड कितना टाइम्स 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी कितना टाइम्स 1/2 टाइम्स। मतलब कि यहां पर हम लोग रिजल्ट में ये बात लिख सकते हैं क्या कि जब किसी भी वेक्टर r में, ठीक ना, जब किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर से इफ एनी स्केलर इज, इफ एनी स्केलर, और इस स्केलर का नाम हम लोग क्या रखें m, इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, अगर किसी वेक्टर में हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, वेक्टर देन इट्स मैग्नीट्यूड, तब जो इसका मैग्नीट्यूड है देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स कितना टाइम्स, देन इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स कितना टाइम्स, बिकम्स m टाइम्स, इसका मैग्नीट्यूड m टाइम्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड के बारे में तो पता चल गया कि m से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई किए थे तो जो नया मैग्नीट्यूड आया वो पुराने वाले के m टाइम्स आया। बात समझ में आया कि नहीं? अब अगली बात है कि डायरेक्शन पर क्या फर्क पड़ा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डायरेक्शन देखने के लिए तुम ध्यान से देखो कि वेक्टर r का जो मैग्नीट्यूड है ये वाला चीज है, और यहां पर x y और z का जो वैल्यू है ये वाला चीज है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो हम लोग इस cos अल्फा को लिखे हैं
ये कॉस अल्फा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ही तो है कि नहीं? आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ही है, और इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ही है। तो अगर हम लोग बात करना चाहें, किस चीज के लिए, तो फॉर द डायरेक्शन ऑफ, अगर हम लोग बात करना चाहें किस चीज के लिए, तो फॉर द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल आर के लिए, तो हम लोग फिर वही अल्फा बीटा गामा एंगल मानेंगे। और अल्फा बीटा गामा एंगल जब मान लेंगे तो अगर हमको कॉस अल्फा लिखना होगा तो x किसका, कैपिटल आर का, और नीचे मैग्नीट्यूड किसका, कैपिटल आर का। तो आप देखिए कि कैपिटल आर का जो x है वो है कितना, mx, कैपिटल आर का x है कितना, mx, और नीचे कैपिटल आर का मैग्नीट्यूड है कितना, m टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो भैया अगर ये वैल्यू आप इसमें डाल दीजिएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो आप ये देखेंगे कि m से m कैंसिल हो जाएगा, और कॉस अल्फा जो बचेगा आपका वो कितना बचेगा, x अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। अगर आप चाहें कॉस बीटा निकालना, तो कितना लिखिएगा, एम वाई बाई कितना, मैग्नीट्यूड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से आप देखेंगे कि फिर से m से m कैंसिल होगा, और जो कॉस बीटा बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा कितना, y अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर आप कॉस गामा निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे कितना आ रहा है, एम जेड अपॉन m टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, जेड स्क्वायर। और आपको यहां से कॉस गामा कितना मिलेगा, z अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना। ये देखा सा लग रहा है, स्मॉल आर का भी डायरेक्शन क्या था, सेम था। इसका मतलब ये हुआ क्या कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने से केवल मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ता है, डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कि आप देखिए कि जब स्मॉल आर का हमने डायरेक्शन निकाला था तो कॉस अल्फा x बाई इतना, कॉस बीटा y बाई इतना, और कॉस गामा z बाई इतना। लेकिन जब कैपिटल आर का हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो ये स्मॉल आर वाले का m टाइम्स हो गया, और इसका डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी स्केलर से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई किया जाएगा, इफ एनी स्केलर इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर, कि अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, तब इसके डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या याद रखना है कि कोई वेक्टर था अपने पास, वेक्टर था क्या, r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अपने पास कोई स्केलर था क्या, m। जब हम m को और r को मल्टीप्लाई किए तो अपने पास एक नया वेक्टर आया क्या, r, कैपिटल R। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैपिटल R का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो m टाइम्स किसके, स्मॉल r के। एक बात तो यह याद रखना है, और दूसरा बात ये याद रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल r एंड कैपिटल R कैसा, सेम। दोनों का डायरेक्शन कैसा होगा, एक जैसा होगा, डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज हम लोगों ने देखा। तो क्या देखा कि जब किसी स्केलर से m से किसी वेक्टर r को मल्टीप्लाई किए तो एक नया वेक्टर मिला। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुराने वाले मैग्नीट्यूड के कितना टाइम्स हो गया, m टाइम्स हो गया, और डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इतना ही बात क्या करना है, आपको याद रखना है, किसमें, वेक्टर और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होगी।
अब देखो कि स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन यहां पर हो गया क्या, समाप्त। ये चीजें हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हमको आना है क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू वेक्टर। और इसमें दो टाइप है, डॉट वाला वेक्टर और क्रॉस वाला वेक्टर। इसमें आपको एक लाइन याद करवाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट खत्म, और फिर थोड़ा सा मैथ सिखाऊंगा 12th का, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन पैसेंस से आपको स्टेप टू स्टेप क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट, ये आसान चीज था, बस देखने भर की देरी थी। लेकिन डॉट प्रोडक्ट भी आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट भी आसान है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस दोनों प्रोडक्ट को आप बहुत ही सावधानी से देखेंगे। और हम लोग अपना अगला टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, और इस अगले टॉपिक में आप देखेंगे क्या, कि हम लोगों को देखना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू वेक्टर, कि किसी भी वेक्टर से जब हम लोग वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस चीज पर आज हम लोगों को बात करनी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि इसमें जो पहला हम लोगों को लेना है, वो पहला लेना है क्या, डॉट प्रोडक्ट। डॉट से क्लियर है कि मल्टीप्लीकेशन का सिंबल क्या रखना है, डॉट प्रोडक्ट। और इसी को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट भी। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर आप देखेंगे कि स्केलर आएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। बातें समझ में आ रही है? अब देखो इसमें मानना तुमको क्या है, तो एक लाइन जो तुमको याद रखना है वो क्या याद रखना है, कि लेट टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हैविंग मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है कितना, ए और बी रिस्पेक्टिवली है, ठीक ना। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, देन जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इतना बात आपको क्या याद रखना है, याद में रखना है क्या, कि अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए का लेंथ कितना है ए, वेक्टर बी का लेंथ कितना है, और ए और बी के बीच का एंगल है कितना, तो इस दोनों को अगर हम डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा के बराबर में। बस इतना बात आपको याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि हम लोग बात करेंगे किस चीज के लिए, तो पहले बात करेंगे किसके लिए, तो पहले बात करेंगे किसके लिए, फॉर यूनिट वेक्टर्स। किसके लिए, यूनिट वेक्टर्स के लिए। अब देखो कि यूनिट वेक्टर, मैं तुमको बोला हूं क्या, कि अपन जो फिजिक्स पढ़ेंगे उस पूरे फिजिक्स में हम लोगों को 3 डायमेंशनल चीजों को क्या करना है, पढ़ना है। और ये सारी की सारी जो 3 डायमेंशनल चीजें होंगी वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यूनिट वेक्टर का मतलब मैं क्या बोला था, कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का नाम हम लोगों ने रखा था क्या, इसका नाम क्या रखा था, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था उसका नाम क्या रखा था हम लोगों ने, इसका नाम क्या रखा था, जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था, इसका नाम हम लोगों ने रखा था क्या, के कैप। इतना बात आपको याद रखना है क्या, कि आपसे कोई आदमी बोले इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ये देखना। मैं बोला क्या कि मैं 3 मीटर चला, कितना मीटर चला, तो तुमको क्या इंफॉर्मेशन मिला, कि हम किसी भी डायरेक्शन में 3 मीटर चले होंगे। डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, यहां से ऊपर चले कि नीचे चले, आगे चले, पीछे चले, दाएं चले, बाएं चले, ये बात का कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसी में हम क्या किए कि यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, किससे, आई कैप से, 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 से मल्टीप्लाई कर देने से मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इससे जानकारी मिल रही है क्या, कि मैं 3 मीटर चला हूं किस डायरेक्शन में,
एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद अगर मेरा मन करता कि मैं 4 मीटर चला हूं जे डायरेक्शन में, तो कितना लिखते? 4j कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 मीटर चले किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। ठीक है, एक सेकेंड। में जे डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पूरी जानकारी में आपको बस याद इतना ही रखना है क्या, कि आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप जो है सो जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है। और इस सब का वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर में। इस सब का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर में होता है? 1। आपको कि आई कैप जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो देखो हम पहले डॉट प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं किसका? हम देखना चाह रहे हैं पहले डॉट प्रोडक्ट किस चीज का? तो सेम टाइप के वेक्टर का। क्या कि अगर हम आई और डॉट आई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो ए डॉट बी लिखते थे तो क्या लिखते थे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता था? दोनों के बीच का एंगल। थीटा क्या होता था? दोनों के बीच का एंगल। अब जरा सा ध्यान से देखना कि ये है हमारा पहला आई कैप जो कि एक्स डायरेक्शन में, और दूसरा आई कैप भी किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में ही होगा ये आई कैप। और ये भी क्या? इस दोनों के बीच का एंगल है कितना? कितना? 0 डिग्री। दोनों किस में है? सेम डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन में एंगल हमेशा कितना होता है? 0 डिग्री। अब मेरे भाई अगर इसको 0 डिग्री डाल दिए यहां पर, तो ये बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप भी कितना, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू भी कितना? इसका मतलब कि आई डॉट आई जो आया वो कितना आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि पहला आई कैप किस डायरेक्शन में, दूसरा भी किस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना? दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना? 0 डिग्री। सब का वैल्यू रख दिए। मॉड आई का वैल्यू 1, मॉड दूसरे आई का भी वैल्यू कितना, और दोनों के बीच का एंगल कितना? तो आई डॉट आई कितना आएगा? इसी तरीके से देखिए कि अगर हमको जे डॉट जे निकालना हो, तो जे डॉट जे के लिए आप देखिए ए बी कॉस थीटा नहीं पता, तो पहला जे कैप क्या है? वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और दूसरा भी जे कैप क्या है? वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ये भी जे कैप, तो ये भी कितना? दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं? अभी भी थीटा कितना डिग्री? तो यहां पर कितना लिखेंगे? देखो मॉड जे कैप का वैल्यू कितना, दूसरे का वैल्यू कितना, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना? तो जे डॉट जे कितना आ गया? 1। बात समझ में आया कि नहीं? तीसरी बात आप देखिए कि अगर हमको के डॉट के लिखना हो, के डॉट के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, बी में मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, और कॉस थीटा का मतलब फिर से कितना? 0 डिग्री। क्यों? कि पहला के कैप जेड डायरेक्शन में और दूसरा भी के कैप किस डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा? फिर से देखो कि यहां पर तुमको क्या मिल जाएगा? के डॉट के का वैल्यू भी कितना मिल जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं? रिजल्ट क्या आया कि एक ही जैसे वेक्टर को, चाहे वो आई डॉट आई हो, चाहे वो जे डॉट जे हो, चाहे वो के डॉट के हो, अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। और कारण क्या मैं बताया आपको इसके पीछे, कि दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड भी 1, और दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना, और 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर सारा रिजल्ट कितना आ जाएगा? अब तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि सर अगर हम अलग अलग लें तो अलग अलग लें। तो आप सोचिए जरा सा कि हम लोग लेना चाह रहे हैं किसको? हम लोग लेना चाह रहे हैं किसको? आई डॉट जे को। तो आई डॉट जे में आप पहले ध्यान से देखिए कि वेक्टर आई जो है वो किसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर जे जो है वो किसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है? ऐसा ना? ये है तुम्हारा आई कैप, तो ये है कितना? जे कैप, और इस दोनों के बीच का एंगल है कितना? 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर आई डॉट जे लिखना है तो क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा के जगह पर कितना, बात समझ में आया कि नहीं। ए डॉट बी क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। मॉड आई का वैल्यू कितना भाई, मॉड जे का वैल्यू कितना, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट जे कितना आ जाएगा। अगर हमको जे डॉट के निकालना हो, अगर हमको जे डॉट के निकालना हो तो कितना लिखेंगे, मॉड जे मॉड के, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये दोनों भी एक दूसरे पर कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो कितना लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री। वैल्यू कितना आ जाएगा। अगर हमको जे डॉट के लिखना हो तो भी कितना, 0, क्यों कि जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 पेन दे दीजिए तो जरा सा, 2 पेन कोई सा भी दे दो। देखो ऐसे देखो कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है क्या तुम्हारा जेड एक्सिस। अब ये तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे क्या, परपेंडिकुलर, यानी आई और जे क्या, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। आप देखिए एक्स और जेड भी क्या, 90 डिग्री। आप देखिए कि जो आपका जेड और वाई है, जो आपका जेड और वाई है वो भी कितने पे, 90 डिग्री पे। तो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो जब भी हम अलग अलग एक्सिस लेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा क्या हो जाएगा। तो मतलब कि आपको बात कितना याद रखना है, आपको बात केवल इतना याद रखना है क्या, कि अगर हम सेम टाइप के वेक्टर को मल्टीप्लाई किए थे, क्या आई डॉट आई, या फिर जे डॉट जे, या फिर क्या के डॉट के, तो आंसर कितना आया था। लेकिन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई किए, आई डॉट जे किए, जे डॉट के किए, या फिर के डॉट आई किए, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर जो हमको रिजल्ट मिला वो कितना मिला, 0 मिला। इतना ही बात को आपको याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बातों को, कि अगर ये वेक्टर्स यूनिट वेक्टर नहीं हो, R1 R2 दिया हुआ हो, ठीक ना, एक्स आई वाई जे जेड के टाइप का दिया हो, तब क्या करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि अगर मान लेते हैं क्या कि इफ, अगर हम लोग मान लेते हैं क्या कि अपने पास 2 वेक्टर दिया हुआ है। एक वेक्टर है क्या, वेक्टर ए इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप और प्लस कितना z1 के कैप। एंड जो आपका वेक्टर बी है वो है दिया हुआ कितना आपके पास, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और प्लस z2 कितना के कैप। अब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए कि अगर हमको a डॉट बी निकालना है, अगर हमको क्या करना है, a डॉट बी निकालना है, जब तक इसके पास आई जे के है तब तक ये वेक्टर है, आई जे के खत्म वेक्टर भी खत्म, स्केलर बन जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो a डॉट बी हमको निकालना है, तो a के जगह पर कितना है दोस्त, x1 आई प्लस y1 जे और प्लस कितना z1 के। और देखो कि b के जगह पर कितना है, x2 आई प्लस कितना y2 जे और प्लस कितना z2 के। इसको मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो देखना कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर है, स्केलर है, इसको हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन i j और k जो है ये क्या है, वेक्टर्स है, इसको डॉट प्रोडक्ट वाले रूल से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए कि ब्रैकेट खोलने का तरीका क्या है आपके पास। तो ब्रैकेट खोलने का तरीका क्या है कि पहले वाला का पहला उठाइए और इसको दूसरे वाले के सारे के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही ना है। फिर क्या करिए, पहले वाले का दूसरा उठाइए y1 जे और दूसरे वाले के सारे के साथ इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर क्या करना है कि पहले वाले का तीसरा उठाइए और इसको दूसरे वाले के सब के साथ क्या कर दीजिए, यही ना है भाई मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल, तो यही है, यही ना है सिंपल रूल। अब ध्यान देना कि अब यहां से अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो x1 x2 नंबर है और नंबर को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे, x1 x2 लिख करके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
लेकिन अब i और i को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, i डॉट i। क्यों कि i डॉट i का अलग मतलब होगा और आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, अलग। तो वेक्टर को आप जैसे तैसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, डॉट से करना है मतलब डॉट से करना है। नंबर को कैसे भी मल्टीप्लाई करो क्या फर्क पड़ता है, 2 इंटू 3 ऐसे भी करेंगे तो 6 आएगा, 2 इंटू 3 ऐसे भी करेंगे तो 6 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन i डॉट i ऐसे करेंगे तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर i क्रॉस i ऐसे करेंगे तो आंसर 0 आएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे बताऊंगा। तो इसको क्या करना है, रूल से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा चीज देखो, x1 y2 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन डाल दो, x1 y2 जैसे है वैसे ही, यहां i है और यहां क्या है, तो कितना लिखेंगे, i डॉट कितना प्लस x1 z2, x1 और कितना i और यहां क्या है, k है। बात समझ में आया कि नहीं, इसकी कहानी खत्म। इसमें आ जाओ, प्लस y1 x2 जैसे है वैसे ही, और j और यहां क्या है i, j डॉट कितना i, प्लस आ जाइए y1 y2 कितना, y1 y2 यहां भी j और वहां भी कितना, प्लस आप आ जाइए कितना y1 z2, y1 z2 j डॉट कितना के, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। नीचे वाले में आओ, z1 x2, z1 x2 यहां k और यहां i तो कितना लिखेंगे, k डॉट कितना i, प्लस z1 y2 तो z1 y2 को ऐसे ही लिखिए और कितना लिखेंगे, k डॉट कितना j, और प्लस आप ध्यान से देखिएगा z1 z2 और कितना लिखेंगे, k डॉट कितना। अब देखो i डॉट i का वैल्यू पता है, i डॉट j का वैल्यू पता है, j डॉट k का वैल्यू पता है, सबका वैल्यू पता है। तो i डॉट i का वैल्यू कितना होता है 1, और इसका वैल्यू कितना होता है, सेम वाले का आंसर 1 और डिफरेंट वाले का आंसर क्या। तो आप बताइए कि i डॉट j कितना है, 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, j डॉट k, ये i डॉट k कितना आएगा, ये j डॉट i कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये सारा कितना आएगा, और 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा कितना हो जाएगा, कहानी खत्म। अब सेम वाला जो बचा वो 1, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो फाइनली आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा कि a डॉट b इक्वल टू x1 x2 और i डॉट i को कितना लिखेंगे, प्लस y1 y2 और j डॉट j को कितना लिखेंगे, प्लस z1 z2 प्लस कितना z1 z2 और k डॉट k को कितना लिखेंगे। देखो यही ना बचा है, x1 x2 i डॉट i, y1 y2 j डॉट j और z1 z2 k डॉट k। बाकी सारा तो खत्म। तो बाकी सारा खत्म, तो भाई साहब आपको ये याद रख लेना है क्या कि जो a डॉट b आया वो कितना आया, x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस कितना z1 z2। आप देखिए कि इस मल्टीप्लीकेशन के आंसर में i j k कहीं पर है ही नहीं। इसका मतलब ये भी नंबर और ये भी क्या, और 3 नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, और नंबर वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर है तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिए और आंसर क्या आ गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो याद कैसे रखना है, सर इतना बड़ा कहानी करेंगे हमेशा मल्टीप्लीकेशन के लिए, इतना बड़ा कहानी करने का कोई जरूरत नहीं है। याद क्या रखना है कि अगर दो वेक्टर दिया रहे, अगर दो वेक्टर दिया रहे आपको, क्या वेक्टर a इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप, और अगर एक वेक्टर b दिया रहे आपके पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 कितना k कैप, तब जब हम लोग a डॉट b लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस कितना z1 z2। इतना ही बात आपको क्या करना है, याद रखना है। बात समझ में आया कि नहीं। अब कहोगे ये क्यों सीखें, ये डॉट प्रोडक्ट आप हमको क्यों सिखाना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों सिखाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं
और उस एग्जाम्पल से पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपको मैं शुरुआत कहां से किया था डॉट प्रोडक्ट का, कि अगर दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए और बी है और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ए डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना यहां पर कि अगर मेरे भाई तुम्हारे पास वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप, तो इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड तुम ए लिखोगे ये रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे? इसका वैल्यू तुमको पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। अगर तुम्हारे पास वेक्टर बी दिया हुआ है x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप, तो b इक्वल टू रूट अंडर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इस दोनों का अगर तुमको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़े a डॉट बी, तो a डॉट बी इक्वल टू क्या सिखाया मैंने अभी, x1 x2 प्लस y1 y2 और प्लस कितना, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब देखिए कि अभी ही आप पढ़े हैं क्या कि जो a डॉट बी होता है वो कितने के बराबर में, ए बी कॉस थीटा के बराबर में। यहां से अगर मुझे कॉस थीटा लिखना हो तो a डॉट बी उधर जैसा है वैसा ही रह जाएगा और ए बी इधर से मल्टीप्लाई से जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो अगर दो वेक्टर a और b दिया रहे और आपको बोले कि दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो आप a डॉट बी निकाल लेंगे, आप a निकाल लेंगे, आप b निकाल लेंगे, सब का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? सर एक क्वेश्चन करवा देते तो मजा आ जाता। तो डॉट प्रोडक्ट का जो यूज किया जाता है उसका काम एक ही है क्या, कि एक ही काम है क्या, एक ही काम है क्या कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही, डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमेशा ही आपको यूज किया जाएगा किससे, तो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर, कि दो वेक्टर आपके पास दिया हुआ रहेगा और इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है तो किसका यूज करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट का। बात समझ में आया कि नहीं? एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा सारी बातें। तो देखो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन दे देता है क्या कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस 4k, ये वेक्टर ए दे दिया, एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j और प्लस कितना 4k, तो आपसे कह रहा है क्या कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बताइए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? तो देखो, तो वेक्टर ए दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो वेक्टर ए का अगर तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना निकालोगे, रूट अंडर x1 एक्स स्क्वायर यानी कितना, प्लस y1 स्क्वायर यानी, और प्लस z1 स्क्वायर यानी। बात समझ में आया कि नहीं? ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 4 20 और 9 29। क्लियर है? ये क्या निकल के आया, ए। आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको b निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, तो कितना लिखेंगे, रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना, ये भी कितना हो जाएगा 9 4 प्लस 9 और प्लस कितना, ये भी कितना हो जाएगा रूट अंडर, यानी b बराबर भी कितना मिल गया। अब ध्यान देना कि अगर हमको a डॉट बी निकालना है तो a डॉट बी निकालने के लिए क्या पढ़े हुए हैं, x1 x2 यानी 2 इंटू कितना -2। बात समझ में आया कि नहीं? x1 x2 प्लस कितना y1 y2, तो y1 के जगह कितना और y2 के जगह कितना, प्लस z1 z2 यानी कितना
-4 इंटू कितना, कितना वैल्यू आ जाएगा, -4 -9 और माइनस कितना, ये कितना हो जाएगा -29। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो कि फॉर्मूला क्या पर है कि cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी बाई ए बी। तो cos थीटा इक्वल टू अगर हम लोग लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू अगर हम लोग लिखेंगे a डॉट बी और बाई कितना ए बी, तो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा कि cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी का वैल्यू कितना आया है, a डॉट बी का वैल्यू कितना आया है -29। a का वैल्यू कितना आया है और b का वैल्यू कितना आया है, ये देखो -29 और √29 और √29 को मल्टीप्लाई करोगे कितना, जरा सा ध्यान देना, 29 से 29 कटेगा कितना हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू कितना आया, कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे होता है 180 डिग्री पे। याद होगा cos का ग्राफ, cos का ग्राफ आपको याद होगा, ये 0 होता है, 0 डिग्री पे कितना वैल्यू 1, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री पे कितना वैल्यू, ये कितना होता है, यहां पर कितना वैल्यू, ये कितना होता है 270 पे 0 और फिर यहां कितना होता है 360। इसी को रेडियन में बोलते हैं क्या, π/2, इसको क्या बोलते हैं पाई, इसको कितना बोलते हैं और इसको कितना बोलते हैं। तो देखो तो 180 डिग्री पे वैल्यू कितना है, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा इक्वल टू आ गया कितना डिग्री 180 डिग्री। इतना बात, ये तो मैथमेटिकली बात हुई। जरा सा ज्योमेट्रिकली इसी चीज को देखो, तो जरा सा ज्योमेट्रिकली अगर इसी चीज को देखो तुम ध्यान से ज्योमेट्रिकली, तो आप देखेंगे क्या कि वेक्टर ए जो आपके पास गिवन है वो कितना गिवन है 2y -3j और माइनस कितना 4k। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और वेक्टर बी जो आपके पास गिवन है वो कितना दिया हुआ है -2y + 3j और प्लस कितना, इसमें से जरा सा माइनस कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस और माइनस कितना। बात समझ में आया कि नहीं। ध्यान से देखो कि ये वेक्टर बी जो है माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो क्या है वेक्टर ए। मैं आपको कभी बोला था यदि दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो और डायरेक्शन में क्या हो अपोजिट हो, तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो वेक्टर बी इक्वल टू कितना लिखेंगे माइनस वेक्टर ए लिखेंगे। और ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब थीटा इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो ज्योमेट्रिकली भी सेम आंसर और मैथमेटिकली भी क्या सेम आंसर। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज हमेशा क्या करेंगे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए। बातें समझ में आई कि नहीं। मैं आपको पहले क्या बताया, मैं आपको पहले बताया क्या कि अगर आपको दो वेक्टर को देखना है तो स्केलर से वेक्टर का मैं आपको प्रोडक्ट बताया कि अगर हम लोग स्केलर और वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड m टाइम्स क्या हो जाएगा और डायरेक्शन पर कोई फर्क। फिर मैं बताया आपको वेक्टर वेक्टर का प्रोडक्ट, तो वेक्टर वेक्टर के प्रोडक्ट के लिए हम लोग पहला क्या पर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर है मैग्नीट्यूड ए बी, दोनों के बीच का एंगल कितना, तो ए डॉट बी कितना लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। तो फिर मैं पहले बात किया किसके लिए यूनिट वेक्टर के लिए। यूनिट वेक्टर में हम लोग पहले से जानते हैं आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग और के कैप और यूनिट वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो आई डॉट आई को क्या लिखेंगे दोनों एक्स के लॉन्ग, मैग्नीट्यूड पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का और दोनों के बीच का एंगल कितना, आंसर कितना आया सेम टाइप वाले का आंसर हर जगह कितना आया 1। और जब डिफरेंट टाइप वाले का देखे तो थीटा का वैल्यू कितना, हर जगह वैल्यू कितना आया वैल्यू 0 आया। तो ये चीज याद रख लिए। फिर कहे क्या कि अगर यूनिट वेक्टर नहीं रहे कोई दूसरा वेक्टर रहे, तो दूसरा वेक्टर रहे पोजीशन वेक्टर के टर्म में, तो मान लीजिए कि अगर दो वेक्टर ऐसे दिया हुआ है तो दोनों को सिंपल मल्टीप्लीकेशन किए। मल्टीप्लीकेशन में नंबर को नंबर से सीधा मल्टीप्लाई और वेक्टर को वेक्टर से डॉट से मल्टीप्लाई किए। डॉट से मल्टीप्लाई में रिजल्ट पीछे देख चुके हैं कि सेम वाले का आंसर 1 और डिफरेंट वाले का आंसर, तो जिसका आंसर 0 आया वो और x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 बच गया। तो a डॉट बी का ये फॉर्मूला याद रह जाएगा।
अब याद कैसे रखना है कि दो वेक्टर दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट सीधे x1 x2 y1 y2 और z1 z2। इसका यूज किस लिए करेंगे? तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए। कैसे? तो अगर वेक्टर ए दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, अगर वेक्टर बी दिया है तो उसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अब अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना है तो ए बी को इधर ले आएंगे डिवाइड में, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए बी। ये सारा टर्म पता है तो थीटा निकल के आ जाएगा कि नहीं। एक एग्जांपल आपको दिखाए क्या कि दो वेक्टर दिया हुआ है अपने पास, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए निकाले, मैथमेटिकली कितना आया? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का मतलब हम थोड़ा पीछे ले गए आपको, क्या कि देखो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर बी से माइनस कॉमन किए तो ब्रैकेट के अंदर में ए बचा, तो बी इक्वल टू कितना हो गया? इसका मतलब आपको कभी पढ़ाए थे क्या कि दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो, लेंथ दोनों का सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ए इक्वल टू कितना लिखते हैं? माइनस बी, और बी इक्वल टू कितना लिखते हैं? इसका मतलब क्या कि ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब थीटा का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। तो मैथमेटिकली भी प्रूफ और ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ। अब डॉट प्रोडक्ट पे अगले दिन खाली हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा पूरा डॉट प्रोडक्ट ठीक से। काफी आज के लिए ठीक। समझ में आया है कि नहीं? नए लोगों को, जो लोग आज पहला दिन क्लास कर रहे हैं,